अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़िशान रशीद विद ऑनलाइन इकनॉमिक सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है डिमांड इक्वेशन या मैथमेटिकल कोई भी इक्वेशन हो तो उस इक्वेशन के थ्रू कैसे हम किसी कर्व को शिफ्ट करते हैं या किसी कर्व की रोटेशन या मूवमेंट होती हैं। तो आए देखते हैं कि शिफ्टिंग थ्रू इक्वेशन कैसे होती है। देखें, मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ले रखी है डिमांड इक्वेशन की, डिमांड फंक्शन की। जबकि इकोनॉमिक्स में हमारे पास देयर आर मैनी फंक्शंस लाइक सेविंग, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, डिमांड, सप्लाई, बहुत से फंक्शंस होते हैं हमारे पास। लेकिन मैंने जो टिपिकल एग्जांपल ली है वो ली है डिमांड इक्वेशन की। जो स्टैंडर्ड डिमांड इक्वेशन है वो क्या होती है हमारे पास, क्यू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। ए और बी कांस्टेंट हैं, पैरामीटर हैं, इनकी वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं, लेकिन जनरल फॉर्म में हम इस तरह ही लिखते हैं। ये मैंने एग्जांपल ली है क्यू डी इज इक्वल टू 4 माइनस 0.5 पी, और हमें पता है कि इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट भी कहते हैं, और इसको आप कांस्टेंट पी कहते हैं, ठीक है। जबकि इसको आप कोफिशिएंट पी कहते हैं, इसको आप स्लोप भी कहते हैं, और इसको आप फॉर एग्जांपल सम केसेस में आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी भी कहते हैं। ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी है इसको आप कहते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका नाम लास्ट पे आप यूज़ करते हो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू डिमांड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट, या और भी का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू मनी डिमांड, ये कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मकसद है वो सिंपल इन दोनों को देखते हुए किसी भी कर्व पे जो इफ़ेक्ट होगा, क्या वो शिफ्ट होगा या मूव होगा, पैरेलल शिफ्ट होगा, इधर से यही रहेगा, इधर से मूव करेगा, मीन के रोटेट करेगा, इधर से फिक्स रहेगा, इधर से रोटेट करेगा, ये हम देखते हैं। एक और बात याद रखें, इस पोर्शन को अक्सर हम ऑटोनोमस कहते हैं। ऑटोनोमस मीन कि ये ऐसा कंपोनेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, इसमें जब भी चेंज आता होता है हम कर्व को पैरेलल शिफ्ट करते होते हैं, और इसको आप इंड्यूस्ड कंपोनेंट भी कहते हैं। क्या मतलब कि इसका वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप है कि जब भी किसी वेरिएबल में चेंज आता है तो उसके चेंज आने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज आए, तो उस कंपोनेंट को आप इंड्यूस कहते हैं। जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो उसको आप ऑटोनोमस कहते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो कर्व मैंने टिपिकल एग्जांपल ली है डिमांड कर्व की, ये कैसे इक्वेशन के थ्रू शिफ्ट होगा और रोटेट करेगा। देखें, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिमांड कर्व बना कैसे है इक्वेशन के थ्रू। उसके लिए सिंपल मैं जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करता हूँ वो ये है कि जो इक्वेशन आपके पास गिवन हो उसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो बारी बारी क्या करें, एक दफ़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ज़ीरो कर लें, डिपेंडेंट के लिए सॉल्व कर लें, एक दफ़ा डिपेंडेंट को ज़ीरो कर लें और इंडिपेंडेंट के लिए सॉल्व कर लें, तो ये कर्व बन जाता है। देखते हैं, ये देखें क्यू डी हमारे पास था 4 माइनस 0.5 पी। अब पी को मैं क्या करने लगा हूँ, ज़ीरो पुट करने लगा हूँ। क्यू डी इज इक्वल टू 4, पी ज़ीरो होगा तो 0.5 के साथ मल्टीप्लाई होगी, वो सारी टर्म जो है इंड्यूस पार्ट वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमारे पास ऑटोनोमस या इंटरसेप्ट या कांस्टेंट कंपोनेंट बचा है जिसको हम कहते हैं 4। अब ये 4 कैसे, क्यू डी 4 है जब पी इज इक्वल टू 0, पी ये है, पी यहाँ पे 0 है, ठीक है, और क्यू कितना है 4। ये देखिए, ये एक पॉइंट मैंने ले लिया जब p इज इक्वल टू 0, क्यू डी इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट मैंने कहा कि आप क्या करें, p के लिए सॉल्व करें, q को 0 करें, तो p को डिपेंडेंट वेरिएबल बना लें। फॉर एग्जांपल क्या होगा, 0.5
0.5 p इज इक्वल टू 4 माइनस क्यू डी। ठीक है, p के लिए सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा 8, 4 को 0.5 पे, और ये क्यू डी डिवाइडेड बाय 0.5। अब हम क्या करेंगे, क्यू डी को 0 लेंगे। जब क्यू डी को 0 लेंगे तो p इज इक्वल टू 8। क्या मतलब, जब क्यू डी 0 है तो p 8 है। क्यू डी ये एक्स एक्सिस पे है, और यहाँ पे क्यू डी हमारा क्या है 0, तो p कितना है 8। ये देखिए 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इन 2 पॉइंट्स को हमने रेड लाइन के थ्रू मिलाया तो हमारे पास क्या आ चुका है, डिमांड करवा आ चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये पैरेलल शिफ्ट इस कंपोनेंट ऑटोनोमस कंपोनेंट में जब भी चेंज आएगा तो ये पैरेलल शिफ्ट होगा। जब भी स्लोप कोफिशिएंट या मार्जिनल प्रोपेंसिटी वाले कंपोनेंट में या पैरामीटर में चेंज आएगा तो इन दोनों में से एक पॉइंट तो सेम रहेगा, लेकिन एक पॉइंट या ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे, जिसको हम रोटेशन ऑफ कर्व कहते हैं। तो देखते हैं कि अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिसके थ्रू हम इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। अब देखें, मैं कहता हूं कि मैंने इस कंपोनेंट को बढ़ा दिया 5 ऑटोनोमस को, ये वही रहा। अब अगेन आप क्यू डी के लिए सॉल्व करेंगे, जब p 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, क्यू डी 5 आएगा। क्यू डी 5 कब है, जब p 0 पुट किया, ये p 0 है, क्यू डी 5 यहाँ पे है। अब इसी तरह अब p को आप क्या करेंगे, p के लिए सॉल्व करेंगे, क्यू डी 0 करेंगे, वो क्या आएगा 0.5 p इधर आएगा, और ये 5 है तो ये p किसके इक्वल आ जाएगा 10 के, जैसे हमने पहले किया। अब क्या है, जब p हमने 0 पुट किया तो क्यू डी 0 इक्वल टू 5 है। जब क्यू डी 0 पुट किया तो p 10 है। p 10 कहाँ पे है, ये जब q 0 है यहाँ पे। देखिए 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, एक ये एक ये। इनको अब मैं ग्रीन लाइन से क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। ये देखिए पैरेलल शिफ्ट हो चुके हैं कर्व। इसी तरह जब इस पार्ट में कमी होगी तो ये इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे पैरेलल। ये तो हमने पैरेलल शिफ्टिंग देख ली। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि रोटेशन ऑफ द कर्व, जिसको कहते हैं कर्व टिल्ट करता है, एक पॉइंट एक इंटरसेप्ट सेम रहता है, दूसरा चेंज हो जाता है, या इधर सेम रहेगा उधर चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं क्यू डी इज इक्वल टू 4 है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 कर देता हूँ। 0.5 है, इसको बढ़ा दिया मैंने तो 5 हो चुका है, सॉरी 1 हो चुका है। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करें, क्यू डी के लिए तो आप जब भी सॉल्व करेंगे तो ये 4 ही आएगा, इसका मतलब क्यू डी का यही पॉइंट रहेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट। अब p के लिए इसको सॉल्व करें, p के लिए जब सॉल्व करेंगे 4 माइनस क्यू डी। अब क्यू डी 0 पुट करें तो p क्या आएगा आपके पास 4 आएगा। पहले p क्या था आपके पास 8 था। अब देखिए p कहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे। जब क्यू डी 0 है, क्यू डी ये 0 है, p ये 4 है। देखिए एक पॉइंट ये था स्टार्टिंग, अब क्या हो चुका है, ये देखिए। तो इसको कहते हैं कर्व रोटेट करना, कि इसका एक इंटरसेप्ट तो सेम रहा, दूसरा कम हो चुका है। और याद रखें कि इस पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा है ग्राफ के अकॉर्डिंग स्लोप क्या होती है, डी पी ओवर डी क्यू। और वो क्या है, वो इस पॉइंट पे कम है, लेकिन मैथमेटिकल के लिहाज से डी क्यू ओवर डी पी। ये देखें 0.5 लेस था, अगर आप इसका डेरिवेटिव लें डी क्यू डी डिवाइडेड बाई डी पी के लिहाज से तो क्या आता है, इसका 0.5 आया था। जो नई इक्वेशन है उसका क्या आएगा, डी क्यू डी पी इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो देखें पहले 0.5 था, ये लाइन थी हमारे पास, इस पे स्लोप 0.5 है। मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग, जो मैथ की इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग 0.5 है। फिर हमने क्या किया, स्लोप ये 0.5 को बढ़ाया 1 कर दिया, तो मैथमेटिकल स्लोप किसके इक्वल है 1। लेकिन लाइन को अगर आप देखें तो ये तो नीचे है, ग्राफ में तो देखें तो ये तो फ्लैटर है एज कंपेयर टू फर्स्ट लाइन जो रेड है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आती है इस चीज़ की, ग्राफिकल मेथड के थ्रू स्लोप ये है,
तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू क्या है कि इसकी स्लोप कम है, लेकिन मैथमेटिकल के लिहाज से इसकी स्लोप ज़्यादा है। ग्राफिकल मेथड जो ये वाला है इसके अकॉर्डिंग इसकी स्लोप ज़्यादा है, मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग इसकी स्लोप कम है। तो इस पे वैसे मैं लेक्चर जो है इलास्टिसिटी और स्लोप पे ये पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अगर कोई देखना चाहे इस कन्फ्यूजन को तो वहाँ से क्लियर कर सकता है। तो इन शॉर्ट हमने देख लिया कि जब भी इंड्यूस पार्ट में चेंज हुआ तो एक साइड से कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट जिसको इंटरसेप्ट कहते हैं वो सेम रहा, दूसरी साइड पे या ऊपर या नीचे जो भी वैल्यू इसकी चेंज होगी वो चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं, इसको कम करके देख लेते हैं। पहले हमने 0.5 से 1 किया, अब हम क्या करते हैं क्यू डी इज इक्वल टू 4 माइनस इसको 0.25 कर लेते हैं। अब अगेन इसको क्या करें, आप सॉल्व करें, जब p 0 पुट करेंगे, p जब आपने 0 पुट किया तो क्यू डी आपके पास 4 आया, मीन के स्टार्टिंग पॉइंट वही है, ठीक है, p 0 तो 4। अब इसको मैं क्या करता हूँ, p के लिए सॉल्व करता हूँ, ये क्या आएगा 0.25p इज इक्वल टू 4 माइनस क्यू डी, ठीक है। तो अब क्या करें, ये 0.25 जो है 4 पे क्या हो जाएगा डिवाइड माइनस क्यू डी, ठीक है। तो ये क्या आएगा 0.5, तो ये तकरीबन आ जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16। जब क्यू डी आप 0 पुट करोगे तो पी आपके पास क्या आ चुका है 16 आ चुका है, और 16 कहाँ पे है पी, यहाँ पे कहीं आएगा। तो देखें स्टार्टिंग पॉइंट वही रहा, तो कर्व यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये देखें कि जब भी ऑटोनोमस पार्ट में चेंज आया तो कर्व पैरेलल या तो आउटवर्ड शिफ्ट हुआ था या इनवर्ड, अगर वैल्यू बढ़ रही थी तो आउटवर्ड, कम हो रही थी तो इनवर्ड। जब इसको हमने बढ़ाया मैथ की इक्वेशन में, जब इसको हमने बढ़ाया तो ग्राफ में इसकी स्लोप कम हुई, मीन के कर्व स्टार्टिंग पॉइंट वही रहा लेकिन अंदर को रोटेट हुआ। जब इसकी वैल्यू हमने कम की मैथ की इक्वेशन इस इक्वेशन में, तो ग्राफ में ये लाइन ऊपर चली गई, मीन की स्लोप बढ़ चुकी है। ग्राफिकल स्लोप बढ़ चुकी है लेकिन मैथमेटिकल स्लोप कम हो चुकी है, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ थी। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, वो ये है कि अगर हमारे पास जो डिमांड की इक्वेशन है, इस डिमांड की इक्वेशन में कोई और वेरिएबल आ जाए, लाइक इनकम पे भी डिमांड डिपेंड करती है 0.5y इनकम, तो याद रखें अब इंड्यूस पार्ट फिर भी यही कंसिडर होगा, क्यों, क्योंकि आपने वाई एक्सिस पे प्राइस ले रखी है। तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप ग्राफ में ले रखेंगे उसके अलावा जो जो वेरिएबल भी इसमें अपीयर होगा वो ऑटोनोमस ही कंसिडर होगा, मीन कि उसमें चेंज आने से पैरेलल ही शिफ्ट होगा कर्व। सिर्फ वो वाला वेरिएबल जो आपने ग्राफ में ले रखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें चेंज आने से कर्व का एक स्टार्टिंग पॉइंट चेंज सेम रहेगा, दूसरा चेंज हो सकता है। लेकिन किस केस में, अगर ये वाली वैल्यू चेंज हो, अगर सिंपल पी चेंज होगा तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, मीन जैसे ये और ये स्टार्टिंग इनिशियली जो पॉइंट हमारे पास यही थे। अगर इसकी वैल्यू चेंज होगी, जिसको आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी कहते हैं, स्लोप कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होगी तो एक तरफ से इंटरसेप्ट सेम रहेगा, दूसरी साइड पे चेंज हो जाएगा। अगर ये वाली चीज़ चेंज नहीं होती, जस्ट प्राइस चेंज होती है, तो दोनों इंटरसेप्ट पॉइंट आपके सेम रहेंगे। और इसी तरह इनकम के या कोई और भी वेरिएबल आप इसमें ऐड करते जाएं, लाइक 0.3c कोई भी वेरिएबल है, वेदर, टेस्ट, फैशन, जो भी, तो अगेन ये इंड्यूस पार्ट है, इसकी वजह से कर्व शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन शर्त क्या है, ये कांस्टेंट रहे, फिर कर्व शिफ्ट नहीं होगा। इसके अलावा जितने हैं वेरिएबल वो बेशक चेंज होते रहें, वो ऑटोनोमस कंसिडर होंगे, कांस्टेंट कंसिडर होंगे, और उनकी वजह से कर्व पैरेलल शिफ्ट होगा। इसी तरह आप इसकी फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक सेविंग का फंक्शन है -s0 प्लस s1y, इसमें ये वाला ऑटोनोमस पार्ट है, इसकी वजह से कर्व शिफ्ट ही होगा और इसकी वजह से कर्व मूव होगा, मीन के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट उसके सेम रहेंगे। अगर इसके अलावा सेविंग को कोई और वेरिएबल इफेक्ट करेगा तो वो ये वाला कंसिडर होगा, मीन के पैरेलल शिफ्टिंग होगी।
ठीक है। इसी तरह कंजम्पशन का फंक्शन है C0 प्लस C1y। इस केस में भी ये इंड्यूस पार्ट है, इसमें अगर C1 कांस्टेंट रहे और इनकम चेंज होती रहे तो कंजम्पशन फंक्शन आपका ना शिफ्ट होगा एक साइड से, ना दूसरी साइड से कोई रोटेशन होगी, ठीक है। ये ऑटोनमस पार्ट है, और कंजम्पशन अगर किसी और वजह से, किसी और वेरिएबल से, किसी भी और रीज़न की वजह से चेंज होती है इनकम के अलावा, तो वो पार्ट भी ऑटोनमस कंसिडर होगा, मीन कि उसकी वजह से कंजम्पशन फंक्शन लास्ट में पैरेलल शिफ्ट होगा। इसमें अगर बाकी में चेंज नहीं आता, इसमें जस्ट चेंज आता है C1 में, जिसको हमने स्लोप कोफिशिएंट के मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, तो स्टार्टिंग पॉइंट एक साइड से वही रहेगा, लेकिन कर्व रोटेट इनवर्ड या आउटवर्ड रोटेट करेगा। और भी काफ़ी फंक्शंस हैं, आप देख सकते हैं, लाइक मनी डिमांड का फंक्शन है। मनी डिमांड आपकी किस पे डिपेंड करती है, या तो वो इंटरेस्ट रेट पे या फिर वो इनकम पे। तो ग्राफ में हम इंटरेस्ट रेट लेते हैं, इसका मतलब ये इंड्यूस पार्ट है। इनकम में जब भी चेंज आएगा, वो क्योंकि ऑटोनमस कंसिडर होगा, ग्राफ में उसका वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मनी डिमांड का कर्व शिफ्ट करेंगे अगर इनकम में चेंज आएगा। इसमें अगर चेंज आएगा तो स्टार्टिंग पॉइंट मीन के उसके इंटरसेप्ट सेम रहेंगे, कर्व शिफ्ट नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, जो कि अपकमिंग लेक्चर्स जो हैं IAS LM और मल्टीप्लायर्स वगैरह, उनमें काफ़ी हेल्पफुल है। इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि ये लेक्चर जो है एक रिकॉर्ड करवा देता हूँ, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।